अभी ये जो हुकूमत पाकिस्तान की गुजरी है, जिसने 15 महीने पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की, ये बिल्कुल एक इलेक्टेड और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, लेकिन इन्होंने जो पब्लिक डेट है उसमें 18.5 ट्रिलियन रुपीस का इजाफा किया है। आपके ख्याल में क्या वजह है कि पाकिस्तान पीछे रह गया और पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क भारत बहुत आगे चला गया, बांग्लादेश वो भी आगे बढ़ गया? देखो ना, वो बिजनेस माइंड है, सबके साथ अच्छा चल रहा है। हमें वो हम अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दी इतनी नहीं है हमारे पास। है तो सही। वो इतनी दहशतगर्दी नहीं है जितनी वहाँ पे। एक मिनट, आप हाफिज सईद किधर है? हाफिज सईद पाकिस्तान में ही है। उसामा बिन लादेन किधर था? वो अफगानिस्तान का था, ठीक है। पाकिस्तान में था ना। हाफिज सईद को आप दहशतगर्द नहीं कह सकते। क्यों ना कहूँ, बताऊँ? हाफिज सईद टीटीपी उसने बनाई है जो लाखों पाकिस्तानियों को रोज मार रहा है। किसने बनाया? ये टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान है। आप वो बात छोड़े, आप हाफिज सईद की बात। तो इस वक्त पाकिस्तान का जो टोटल कर्जा है, जो पब्लिक डेट है, जो ग्रॉस पब्लिक डेट है, जो कि इमरान खान की हुकूमत जाते वक्त 44.4 ट्रिलियन था, वो इस वक्त तकरीबन 63 ट्रिलियन रुपीस हो चुका है। और ये बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो बुलेट है ना, ये वो एक्सप्लेन करता है। सो अब आप इमेजिन करें कि जितना ज़्यादा कर्जा हमारी हुकूमतें लेती हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता कि वो कितना कर्जा लिया जा रहा है। दुनिया में एक टर्म होती है, उसे बोलते हैं डेट सीलिंग। अमूमन हुकूमतें पार्लियामेंट के पास जाती हैं और जाके कहती हैं कि हमें कर्जा चाहिए, बिकॉज वो जो कर्जा है, और वहाँ पे आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। ये नहीं है कि मुंह उठाया और कहा जी कितना कर्जा दे दो, इतना कर्जा हमने लेना है, और जाके फैसला किया और वो पैसे ले लिए। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी जो लीडरशिप है वो हमें बताए बगैर ही कर्जा ले लेती है। हमें उस बराए पार्लियामेंट में डिस्कस करें, ये ओपन डिस्कशन होनी चाहिए कि ये हम आपसे जो, क्योंकि इन्होंने तो थोड़े देना है, ये तो अल्ले से लल्ले करके चले जाते हैं। इंडिया में आप देखें, फिर वो कहते हैं जी बातें करते हैं, लो जी उथे मेजॉरिटेरियन है, इज़म है, उधर हिंदू हैं, ये हैं वो हैं। इस वक्त दुनिया की सारी ऑटोमोबाइल्स कंपनी इंडिया पहुंच रही हैं। अभी भी एक इंडिया की जो बड़ी जो एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो कह रहे हैं हमने इंडिया को एक्सपोर्ट हब बनाना है। ठीक है जी, आपको पता है इंडिया ऑलरेडी जो है वो जापान को क्रॉस कर चुका है, और थर्ड लार्जेस्ट कार मार्केट है इसके बाद, इस वक्त अमेरिका के बाद और चीन के बाद जापान को क्रॉस कर दिया है। और 14% इंडिया की जो ऑटो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें इजाफा हुआ है पिछले साल। मेरा ख्याल है कि तकरीबन कोई 6.5 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो शिप की गई। जापान में आज भी जो है वो ज़्यादा है, लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटी आप देखें कि दुनिया वहाँ पे जाती है, कहती है एक्सपोर्ट हब बनाएंगे, हम दुनिया में से इन्वेस्टर पकड़ पकड़ के लेके आ रहे हैं, लेकिन साड़ी दाल नहीं पिघलती, साढ़े को समझ ही नहीं आती हाँ केड़े पासे जाना। अब ये जो जिसे वो कहते हैं निसान का, मैं देख रहा था वो कुछ $600 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। वो कुछ 6 नई गाड़ियां जो हैं वो लॉन्च कर रहे हैं। मतलब वहाँ पे तो तमाम हाई क्वालिटी व्हीकल्स, वो कह रहे हैं इंडिया फर्स्ट जो है, वो जो मेक इन इंडिया मॉडल है, साथ में उन्होंने रेड टेप ख़त्म की, करप्शन को नीचे लेके आए, इन्वेस्टर्स को लेके आए, माहौल दिया। आज आप देखें वो कहाँ पे खड़े हैं, फिर वहाँ पे कंज्यूमर भी बहुत ज़्यादा है, मार्केट बड़ी है डेफिनेटली। सो इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं इन ऑटोमोबाइल, वो ऑलरेडी इसके तमाम जो एशियन राइवल्स हैं उससे ज़्यादा हैं। ठीक है जी, इंडोनेशिया ने कोई 5.25 लाख के करीब, 5 लाख प्लस जो है वो गाड़ियाँ एक्सपोर्ट की। थाईलैंड ने 3 लाख, इंडिया ने 6,62,000 के करीब जो गाड़ियाँ की। तो अब आप देखें कि जस्ट एक सेक्टर को मैं उठा के बात कर रहा हूँ, मैं और कहीं नहीं जा रहा, मैं सिर्फ एक सेक्टर की बात कर रहा हूँ कि वो एक सेक्टर जो है वो कहाँ पे इस वक्त जो है वो जा रहा है। ऑन एवरेज आपको पता है इंडिया में जो FDI है सालाना, वो $70 बिलियन के करीब है, $70 बिलियन। पाकिस्तान एक अरब डॉलर के लिए कभी सऊदी अरब भागता है। हमारे वज़ीर आज़म और जो कंसर्न लोग हैं जहाज़ उठा बैठते हैं, कभी सऊदी अरब चले जाते हैं, कभी दुबई, कभी कतर, कभी कहीं, एंड दे गो, चक्कर लगा रहे हैं। और हमें नहीं बताया जाता कि हमने कितना कर्जा ले लिया, और मुझे दाद देनी पड़ती है। फिर अमेरिका की बातें करते हैं, फिर वो कहते हैं जी हमें अमेरिका और वेस्ट और इंडिया, वो यहूद हनूद और इस तरह की हमारे जो मौलवी हैं और बाकी लोग बातें करते हैं जी वो सासी लोग हैं, वो फलान है ढमकान है। वो लोग ऑनेस्ट हैं। आप अमेरिका की मिसाल लें,
बाइडेन साहब जो थे, ही वाज इन जापान फॉर G7, उससे आगे आई थिंक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाना था, कोई क्वाड की मीटिंग भी थी, उन्होंने वो कैंसिल कर दी। क्यों? बिकॉज बैक होम मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा था और कांग्रेस जो थी उन्होंने वहाँ पे जाके कन्विंस करना था कि हम जो नया कर्जा ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं और वो कर्जा कहाँ इस्तेमाल होगा। अमूमन पूरी दुनिया में जो पार्लियामेंट्स होती हैं उन्हें बताया जाता है कि भाई हम क्यों कर्जा ले रहे हैं, ये कहाँ पे खर्चा होगा। ऐसे समझो वो आपस में ही झगड़ा रहे हैं, अवाम में झगड़ा रहे हैं। जब ये दोनों मुल्क एक साथ हो जाएं तो फिर बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, सही हो जाएगा। बिल्कुल, भारत इस हवाले से बिल्कुल क्लियर है कि उनको पैसे बनाने हैं, अपनी मईशत को मजबूत करना है और उसके लिए जो करना पड़े हम करेंगे। भारत की ये सोच है। आपके ख्याल में हम इन दोनों मुल्कों से माशी तौर पे क्यों पीछे रह गए? माशी तौर पे इसलिए पीछे रह गए हैं कि जो भी इस मुल्क में आया किसी ने इस मुल्क का नहीं सोचा, हर बंदे ने अपना सोचा, अपना यहाँ फ़ायदा देखे, ज़ाती मफाद सोचा है। अवाम पे किसी ने पैसा नहीं लगाया, ना मुल्क का किसी ने सोचा है, तो मुल्क तो तबाह होना ही है जब आहिस्ता आहिस्ता किसी ने उसकी बेहतरी की तरफ आना नहीं। पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे आज़ाद हुए, आज क्या वजह है कि इंडिया की इकोनॉमी हमारे से बेहतर है, बांग्लादेश बाद में मुल्क बना, तो क्या वजूहात आप बताएंगे? देखिए, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया में जो बुनियादी फ़र्क है कि पाकिस्तान के अंदर कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ नहीं है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो पहले तो हमने जो बात की है जमहूरियत की, हमने अपना मिसाक जमहूरियत की बात की है, तो हमें मिसाक मईशत पे भी काम करना चाहिए। क्या वजह है कि बांग्लादेश जो 1971 में आज़ाद हुआ, पाकिस्तान के वतन से निकला, वो तरक्की कर गया, भारत हमारे साथ आज़ाद हुआ, वो तरक्की कर गया और पाकिस्तान पीछे रह गया? बस एक दूसरे की टांगें यहीं भी खींचते रहेंगे तो फिर ये आगे कैसे बढ़ेंगे? ये बस कर्जा लेना है इन्हें और बस आगे बढ़ नहीं सकते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि जब तक कर्जा लेते रहेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे? नहीं, इस तरह कैसे बढ़ेंगे आगे? आप एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, यहीं पर ही बैठ के। ऐसा क्या हुआ कि हम करेंसी में भी इंडिया से पीछे रह गए, बांग्लादेश से भी पीछे रह गए? क्या हमने तवज्जो नहीं दी अपनी इकोनॉमी पे? एग्जैक्टली हमने अपनी इकोनॉमी के ऊपर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। हम लोगों ने बस जिसे कहते हैं कि हैंड टू माउथ ही रहे, हमने कुछ जोड़ा नहीं, हमने कुछ स्ट्रगल नहीं की, हमारे कुछ प्लान्स नहीं थे। हम किसी विजन के साथ नहीं चलते। एग्जैक्टली, हमारा कोई विजन नहीं था, कोई प्लान्स नहीं थे, कोई भी काम या कोई भी आज आप देखो हमारे फॉरेन फॉरेक्स जो है वो कितने कम है और इंडिया के कितने ज़्यादा। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा, और हर तरह की ट्रेडिंग, हर चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। बल्कि वो लोग आजकल जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसमें वो आगे हैं। हाफिज सईद ही तो वो हाफिज सईद इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज जो है टेररिस्ट है। आप बताएं, वो भी आपको फिर ज़्यादा यही तो मैं आवाम से जगाने की कोशिश करती हूँ कि हमें बात करनी है, हमें हक और सच की बात करनी है, ना हमें झूठ बोलना है, ना आगे कन्वे करना है। और जो मुझे भी यही पढ़ाया गया जो आपको पढ़ाया, मैंने स्टडी करके लोगों से बातचीत करके मेरा जहन अब खुला है। और जब मैं रोड शो करती हूँ, वो बेचारे मासूम पाकिस्तानी जिनको ये बताया जाता है इंडिया हम पे हमला करता है, इंडिया मुसलमानों पे जुल्म करता है, ताकि हम उनसे नफरत करें। अगर हमने उनसे मोहब्बत शुरू कर दी तो फिर तो हम दोनों एक हो जाएंगे। लोग नहीं ना चाहते ये होना चाहिए ऐसा। हाँ, हमें एक होना चाहिए। हम क्योंकि आज़ादी की जंग हम लोगों ने साथ लड़ी है। बिल्कुल। पब्लिक के डोमेन में आते हैं, मेरे ख्याल में उनको वहाँ हिसाब देना चाहिए और जरूर उनका हिसाब होना चाहिए। लेकिन जो सिविल के अंदर हो रहा है, जो पॉलिटिशियंस कर रहे हैं खिलवाड़, अगर आपने ये अकाउंटेबिलिटी न की, और ये विच हंटिंग जो है ये सिर्फ एक किसी स्पेसिफिक टारगेटेड नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए है। जो बुरे हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए और जो इसके ऊपर जिनके ऊपर इल्जामात हैं उनको मेरे ख्याल में बरी उज़्ज़मा होना चाहिए। और ये जो रोज रोज का किसी के ऊपर इल्जाम तराशियां हैं ये बंद हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल में कानून बड़ा वाज़ेह होना चाहिए है कि आप बगैर सबूत जो है कोई इल्जाम नहीं लगा सकते। आपको पता है कि इंग्लैंड के अंदर जो अदालतें हैं, आप डायरेक्ट जो सिविल नौयत के केसेस हैं वो उनको दाखिल नहीं कर सकते जब तक कि आप अपने लोकल काउंसलर के साथ जो है पहले तय ना कर चुके हों या लोकल